नमस्कार, मैं पवन थलियारी एस्ट्रोवर्ल्ड यूट्यूब चैनल पे आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज हम पाठ संख्या 20 लेकर आए हैं। पाठ संख्या 20 लेकर आए हैं। फलित ज्योतिष को आसानी से समझने की जो एक क्रम हमने शुरू किया है, उसके पाठ संख्या 20 में आज हम संतान सुख, जैसा मैंने कहा था पिछले पाठ में, मैंने कहा था कि हम आज संतान सुख के संबंधित सारे योगों को देखेंगे कि किस प्रकार से कुंडली के माध्यम से हम ये जान सकते हैं कि हमारे जीवन में संतान की प्राप्ति होगी और उससे सुख होगा, यानी संतान होगी और होने के बाद उससे सुख होगा। ये दो प्रश्न है, संतान हुई या नहीं हुई। एक वो सुख है, एक है कि संतान हुई और उसके बाद भी उससे सुख मिला या ना मिला। ये सारे प्रश्नों के आज जो है हम, अगर आपने ये पूरा वीडियो देखा तो आप इस सारे प्रश्नों के उत्तर जो है आसानी से जान जाएंगे। फिर आप अपनी कुंडली, अपने रिलेटिव या किसी की भी जो भी जातक आपसे कुंडली दिखाएं, उसको आप सही से कॉन्फिडेंटली जवाब दे सकते हैं कि आपको संतान होगी या आपको संतान नहीं होगी, और अगर होगी तो उससे सुख होगा या नहीं होगा। तो संतान सुख पे पॉइंट पे आते हैं, टॉपिक पे। तो इसमें वही हमारा फॉर्मूला गोल्डन रूल अप्लाई करेंगे। ये हम हमेशा करेंगे। गोल्डन रूल जो हमारे है, भाव भावेश कारक, उससे बाहर हम नहीं जाएंगे। ये हमारे मेन प्रिंसिपल है, मेन हमारे जो स्तंभ है, ये इसी को लगा के हम देखेंगे कि आंसर हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। हम अपने से कुछ भी नया चीज नहीं करेंगे। तो आज जो है, अब आप देखो भाव कौन सा देखना है। सबसे पहले मैंने कहा था कि कुंडली में 3 चीजें होती है। 12 इसमें भाव होते हैं, 12 इसमें राशियां होती हैं और 9 ग्रह होते हैं। तो जब भी कोई प्रश्न आता है तो उसमें हमने सबसे पहले हमारे माइंड में ये होना चाहिए कि कौन सा भाव देखना है और उसके लिए कौन सा ग्रह कारकत्वों के हिसाब से, भाव कारकत्वों के हिसाब से देखना, और ग्रह कौन सा ग्रह इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा, उससे ही आप फिर नजदीक जाएंगे कि आंसर के नजदीक पहुंचेंगे। तो भाव, तो इसमें भाव कौन सा है हमारे एकदम से पता चलना चाहिए। पंचम भाव। लगन तो मैं हमेशा बोलता हूं, लगन तो देखना है, क्योंकि वो स्वयं आप है। आप होंगे तभी आपकी संतान होगी। आप ही नहीं है तो संतान कहां से होगी। अगर यहाँ पे आप देखें कैसे, ये क्यों मैं इस तरह से कह रहा हूं। मान लीजिए आपने लगन देखा और आपने देखा कि स्वस्थ नहीं रहेगा, हो सकता है अल्प आयु हो या किस तरह, तो शादी नहीं हुई। मान लो वो उसकी आयु ही बहुत कम है, तो पहुंचेगा ही नहीं, आयु की विवाह की एज तक ही नहीं पहुंचेगा, तो इसका महत्व ही खत्म हो जाता है, या संतान की उसका देखने का महत्व खत्म हो जाता है। इसीलिए पहले लगन हमने देखना है। किसी भी जातक की आप जन्म कुंडली देखें, उसका इस तरह का कोई प्रश्न हो तो आप पहले उसका लगन देखें, क्या वो स्वस्थ होगा, वो स्वयं कैसा होगा, वो देखें। अगर वो सब ठीक है, फिर ही आप उसका विवाह और फिर जो है संतान से संबंधित प्रश्नों के आंसर अच्छे से दे पाएंगे। तो इसमें जो है रिस्पॉन्सिबल हाउस कौन सा रहेगा, पंचम भाव हमने देखा था। पंचम भाव किसका, विद्या का, संतान का, है ना, लव रोमांस का और सडन गेन का। तो इसमें कहां से देखेंगे हम, संतान पंचम भाव से। और जो है अब पंचम भाव पे हम वही नियम लगाएंगे, भाव भावेश कारक। तो भाव क्या है, पंचम भाव देख लिया आपने। तो कैसे देखना है ये ठीक है या खराब है, तो पंचम भाव को देखें। पंचम भाव पे राशि देखें, शुभ ग्रह की राशि है तो शुभ ग्रह मैंने बताया है, गुरु, शुक्र, चंद्रमा और बुध शुभ में आएंगे, और जो बच गए शनि, शुक्र, सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु, ये किस में आएंगे, अशुभ में आएंगे। अगर इनकी राशि यहाँ पे हो तो वो अच्छा नहीं कहेंगे, और अगर शुभ ग्रहों की राशि हो और शुभ ग्रह खुद भी यहाँ पे हो तो वो कैसा हो गया, भाव बली हो गया। और 6, 8, 12 के जो स्वामी ग्रह हैं वो यहाँ पे नहीं होने चाहिए, नहीं तो ये भाव कैसा हो गया, कमजोर हो गया। और जो ठीक हो गया, भाव देख लिया हमने कि भाव में अशुभ ग्रह नहीं होने चाहिए, 6, 8, 12 के स्वामी नहीं होने चाहिए। 6, 8, 12 में वही शर्त रहेगी कि वो त्रिकोण के स्वामी ना हो, उनकी दूसरी राशि, फिर वो अशुभ नहीं कहलाएंगे। अदरवाइज वो 6, 8, 12 के अशुभ रहेंगे और वो यहाँ पे इस भाव को खराब करेंगे। जहां भी जाते हैं 6, 8, 12 के स्वामी उस भाव को खराब करते हैं।
तो वो ना हो, और ये वाला भाव जो है पाप कर्तरी में ना हो, यानी कि इसके दूसरी तरफ जो है ये हमारे अशुभ ग्रह ना हो। तो अगर ऐसा नहीं है तो हमारा भाव कैसा हो गया, अच्छा हो गया। तो हम बोलेंगे कि संतान से संबंधित भाव अच्छा है। अगर यहाँ पे कैसी है, शुभ ग्रह की राशि हो, शुभ यहाँ पे ग्रह हो, और दोनों इसमें शुभ कर्तरी के बीच में हो, तो ये कैसा हो गया, भाव हमारा बली हो गया। पहला पॉइंट ये देखना होता है। और भावेश, भावेश अब क्या होगा यहाँ पे, भावेश क्या मतलब पंचमेश, इसके लिए कौन सा हो जाएगा, पंचमेश। तो पंच वही जो हम बोलते हैं स्थिति और प्रभाव। क्या देखना होता है हमने, स्थिति। जैसे पंचमेश की स्थिति, स्थिति का मतलब है कि क्या केंद्र त्रिकोण में है, कहीं 6-8-12 में तो नहीं गया है पंचमेश, तो 6-8-12 में गया तो कमजोर हो गया, केंद्र त्रिकोण में गया तो बली हो गया, मतलब अच्छा हो गया। और तो स्थिति और प्रभाव, मैंने बोला था इन्हीं शब्दों का आप इस्तेमाल करेंगे हम, स्थिति और प्रभाव। आज मैंने लिखा है स्थिति का मतलब है कि केंद्र त्रिकोण में हो, स्थिति उसकी कहां है, पंचमेश की स्थिति कुंडली में कहां है वो देखना है हमने। अगर वो केंद्र मतलब 1-5-9 में है आपका पंचमेश, जो इस स्थान पे आप अपनी कुंडली खोले, आपकी जो है लगन कुंडली के हिसाब से यहाँ पे जो भी राशि आती है उसका स्वामी ग्रह अगर आपका लगन इसमें है, आपका 1-5-9 में त्रिकोण भाव में है या केंद्र में है, तो वो कैसा हो गया आपका पंचमेश जो है अच्छा माना जाएगा। और वो क्या है, शुभ ग्रहों के साथ हो और शुभ ग्रहों से दृष्ट हो। तो यहां पे भी यही लागू हुआ था, भाव पे भी शुभ ग्रह हो, शुभ ग्रह से दृष्ट हो, पाप कर्तरी के बीच में ना हो। तो वो भी उसी तरह से भावेश पे भी वही नियम लागू होगा कि वो केंद्र इसमें हो, केंद्र त्रिकोण में हो, शुभ ग्रहों के साथ हो और सूर्य से अस्त ना हो, उस पे वो भी जुड़ेगा, सूर्य से अस्त ना हो। तो ये सारी चीजें अगर ठीक है तो आपका भावेश भी अच्छा हो गया। और कारक, अब पंचम भाव का कारक, स्थिर कारक की बात कर रहे हैं हम, तो हमने बोला था कि पंचम भाव का कारक जो है कौन है, गुरु है, ठीक है। और संतान का कारक भी गुरु है हमारा। तो गुरु को देखें, गुरु की स्थिति कुंडली में कैसी है, गुरु कहीं सूर्य से अस्त तो नहीं है, अशुभ ग्रहों के साथ तो नहीं है, 6-8-12 में तो नहीं है, पाप कर्तरी के बीच में नहीं है। अगर ये चीजें सारी तीनों के तीनों चीजें अच्छी मिलती है तो बिल्कुल फटाक से कह दो कि आपको संतान होगी भी और आपको संतान का सुख होगा भी, बिल्कुल होगा, उसमें आपको कोई नहीं रोक सकता, बिल्कुल होगा आपको संतान सुख। और अगर इनमें से कोई चीज खराब मिलती है आपको, अगर आप इनको जो भाव भावेश कारक में आपको लगता है कि ये दो चीजें या एक ही चीज ठीक मिल रही है और दूसरी चीज नहीं मिल रही है, तो फिर नेक्स्ट स्टेप, अगर तो आपको ये तीनों के तीनों चीजें ठीक मिल गई, फिर तो आपको ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है, फिर तो आप कह दो कि सारा कुछ ठीक है। लेकिन अगर आपको कुंडली देखने से पता चला कि ये भाव भी खराब है, भावेश भी खराब है और कारक इसका जो है गुरु भी खराब है, तो आपको संशय पैदा हो जाएगा कि अब मैं आंसर क्या दूं, कि मैं कह दूं कि क्या संतान नहीं होगी या संतान का सुख नहीं होगा। तो वैसा नहीं करना है। फिर क्या करना है, हमने नेक्स्ट स्टेप को पे जाना है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, भावात भावम नियम लगाना है हमने। मैंने बोला था इस भाव की पुष्टि यहां से होगी, पंचम से पंचम, 1 2 3 4 5, यानी कि 9वां हाउस। तो संतान के लिए ये देखना है, तो इसकी रिफ्लेक्शन कहाँ है, यहाँ है, इसकी डीप स्टडी कहाँ है, 9वें हाउस में है। यानी कि अगर जब हमने संतान सुख देखना है तो 9वां भाव भी देखना होगा। अगर आपको पंचम भाव में शंका पैदा हो रही है, संकेत अच्छा नहीं मिल रहा है, तो आप 9वें भाव पे जाएं। तो वही भावात भाव नियम के अनुसार पंचम से पंचम यानी 9वें स्थान प्लस नवमेश वो कारक, जैसे हमने पंचम भाव के लिए सारे रूल लगाए, भाव भावेश कारक, वही नियम अब आप 9वें स्थान पे लगा दो। 9वां स्थान क्यों, क्योंकि ये भावात भावम नियम, जिसने मेरा पहला वीडियो देखा है भावात भावम का, वो वहां देख लें कि समझ लें कि भावात भावम की क्या इंपॉर्टेंस है। उसके बिना हम जो फलादेश नहीं कर सकते, मैंने कहा था उस वीडियो में भी। तो अब हम क्या करेंगे, हमें यहां से कोई संकेत नहीं मिला तो हम चले गए यहाँ पे पंचम से भावात भावम, उतने ही घर आगे 1 2, वहीं से गिनना स्टार्ट करते हैं कुंडली में, 1 2 3 4 5 यानी 9th हाउस। अब 9th हाउस को पूरा का पूरा किस क्या लगाएंगे, वही 33 वाला फॉर्मूला, भाव भावेश कारक। अब 9वें हाउस का जो भी
भाव क्या हुआ, नवा भाव। यहाँ पे देखो कि शुभ कौन से ग्रह की राशि स्थित है, क्या ये पापकर्तरी के बीच में तो नहीं है नवा हाउस, क्या इस पे अशुभ ग्रहों की दृष्टि तो नहीं है। इन चीजों को लगाएं और देखेंगे। और फिर जो है भावेश, 9वें स्थान पे जो राशि है उसका जो है स्वामी ग्रह है, क्या वो केंद्र त्रिकोण में बैठा है, सूर्य से अस्त तो नहीं है, 6-8-12 में तो नहीं है, अशुभ ग्रहों के साथ तो नहीं है, और उसको देख लिया। और फिर उसके बाद कारक, अब 9वें स्थान का कारक भी क्या है, गुरु ही है। अब जो 5वें का कारक भी गुरु, तो 9वें का कारक भी गुरु। तो गुरु तो आपने पहले ही देख लिया, हमने कारक जब हम पंचम देखा कि खराब है तभी आप उधर पहुंचे, तो ये तो पहले ही खराब है आपका। तो अगर आपको यहां से भी संकेत नहीं मिला, पांचवें हाउस भी सारा का भाव भावेश कारक खराब, 9वें हाउस का भी भाव भावेश कारक खराब, तो फिर आगे किसी भी डिविजनल चार्ट पे जाने की आवश्यकता नहीं है। आप कह सकते हैं कि आपको संतान नहीं होगी, और अगर होगी तो आपको उसका सुख नहीं मिलेगा। तो ये हमने यहां पे सिंपल नियम लगाना है कि आपने पंचम भाव भावेश कारक और नवम भाव भावेश कारक उनको परखना है उन्हीं चीजों पे, कि जो हमने बोला था कि वो शुभ ग्रहों के साथ हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, पाप कर्तरी शुभ कर्तरी के बीच में हो। उस तरह से आप देखें, एक एक करके देखें, इस पे लगा के। हम बहुत अच्छी पहले कर चुके हैं सब पे, तो ज्यादा एक्सप्लेन यहाँ पे नहीं करेंगे। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको अच्छे से आता है वो लगाना भाव भावेश कारक। जिसको नहीं आता, जो डायरेक्ट इस पे आए, वो मेरे 1 नंबर क्रम से देखना शुरू करें, आप सब अच्छे से समझ जाएंगे कि हम किस तरह से कैलकुलेशन करते हैं। तो अगर ये दोनों, यानी आपका पंचमेश, पंचम भाव पंचमेश, ये और कारक, ये आपको अच्छा नहीं, ठीक नहीं मिल रहा है। नवमेश, नवम भाव नवमेश और कारक उसका, यानी वही कारक दोनों का सेम है, गुरु ही है, तो ये खराब मिलते हैं, तो संतान के योग आपकी कुंडली में नहीं है, ये आप मान सकते हैं। तो ये क्योंकि आपने दोनों चेक कर लिए, किसी भी डिविजनल चार्ट्स पे जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको यहां से कोई संकेत ही नहीं मिल रहा है संतान का। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या है, और अगर ये ठीक मिलता है, मैंने कहा कि अगर एक भी ठीक मिलता है आपको, तो आप यहीं से कह दीजिए कि होगी। अगर आपका पंचम भाव पंचमेश और कारक ठीक है, गुरु आपका ठीक है, पंचम भाव ठीक है, पंचमेश ठीक है, तो कह दीजिए कि संतान सुख होगा। हाँ, आपको इनमें से ऐसा भी हो सकता है कि आपको हो सकता है आपको एक चीज ठीक मिले, 2 चीजें खराब मिले, तो नवमेश में चले जाएं, नवमेश को देख लें, वहां पे भी उसके कारक भाव और भविष्य को देख लें, तो उनमें से देख लो कितनी चीजें मिल रही है, तो उस तरह से आप रिजल्ट बना सकते हो, डिसीजन बना सकते हो कि आपको इस तरह की सुख मिलेगा। तो अब कुछ विशेष नियम है जो आपको इसके अलावा, ये तो हमारा एक स्टैंडर्ड है जो हम हर एक उस पर लगाते हैं, बस थोड़ा ध्यान भावात भावम नियम के अनुसार वो भी आपने चेक करना है। हर एक जो है क्वेश्चन, जब भी किसी भी आपने डिसीजन लेना है, तो आपने एक तो जो रिस्पॉन्सिबल भाव है, भावेश कारक और भावात भावम नियम के अनुसार उसकी जो है उतने जो है स्थान आगे का घर भी आपने उसी नियम के अनुसार चेक करना है। तो अगर आपको ठीक रिजल्ट मिलता है तो आप डिसीजन आसानी से दे सकते हैं। उसके बाद अब कुछ विशेष नियम है जो मैं आपको हर बार बताता हूं कि अगर आपको वो दिखते हैं, कुंडली को खोलते ही दिखते हैं, तो आप कह सकते हैं, मान सकते हैं कि वो उस पे ये तो लागू होंगे असंख्य। इसके अलावा असंख्य नियम और भी है, अगर आप बुक्स पढ़ेंगे तो असंख्य नियम और भी है। लेकिन अगर आप इन चीजों को भी इतना भी आप रखते हैं, इतना भी आप मतलब इतना भी ध्यान से आप मतलब इनको भी अप्लाई करते हैं, तो आप बिल्कुल अच्छा रिजल्ट, बिल्कुल अच्छा डिसीजन आप ले पाएंगे। आप देखें, आप अभ्यास करें, आप अपनी कुंडली देखें, दूसरों की देखें, आप बिल्कुल लगेगा कि इन चीजों को लगाने से ही हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। हमें बहुत सारी जो कंफ्यूजन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है कि हम वो भी देखें ये भी देखें, ऐसा नहीं करने की। जो डिविजनल चार्ट्स आपको जाने की जरूरत है, लेकिन जब है तभी जाना है, अदरवाइज नहीं जाना है। यहां से कोई संकेत मिल रहा है, आपको लग रहा है कि कुछ देखने की जरूरत पड़ रही है आगे, तभी जाए, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है वहां पे जाने की। तो अगर ये सब चीजें ठीक मिलती है, भाव भावेश कारक, तो यहीं से पता चल जाएगा। यहां से थोड़ा पता चल रहा है तो यहां चले जाओ ज्यादा ही ज्यादा। तो नव में इसमें तो नहीं मिल रहा है, तो फिर कह दो कि आपको संतान नहीं होगी। अब विशेष नियम में क्या है, राहु यदि पंचम स्थान पे हो तो संतान सुख नहीं होने देता,
संतान होने पर भी उसका सुख जातक को नहीं मिलता। अब आप ये जो है अभ्यास करें और देखें आप कुंडली पे कि आपको आप बिल्कुल 100% पाएंगे। अगर पंचम भाव में राहु, इससे पहले दूसरे पॉइंट को ले लेते हैं, फिर आपको ये बहुत अच्छे से समझ आएगा। गुरु, अब गुरु में मैंने कहा कि गुरु में क्या होता है, गुरु में अमृत दृष्टि है। मैंने बोला गुरु जो है बहुत सारी कुंडली को कंट्रोल करता है, क्योंकि गुरु के पास 2 राशियों का स्वामित्व प्राप्त है, 3 दृष्टियों का और 4 भावों का कारकत्व प्राप्त है। कारक जो है गुरु जो है द्वितीय स्थान का, पंचमेश का, नवमेश का और आय स्थान का कारक जो है ग्रह होने की वजह से, 3 अमृत दृष्टियां होने की वजह से और 2 राशियों का स्वामित्व होने पे बहुत सारा कंट्रोल गुरु करते हैं। और एक शुभ ग्रह है और विशाल ग्रह है और उनका हमारे ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव रहता है। तो अगर अब आप देखें, मैंने पिछले वाले में भी कहा था कि विवाह वाले में भी, अगर आपको ये चीजें बहुत कम दिख रही है कि मान लो भाव आपको अच्छा मिला या मान लो और चीजें खराब मिल रही है, कुछ थोड़ा बहुत संकेत यहां से मिल रहा है और गुरु की दृष्टि यहां पे आ रही है, पंचम भाव पे या पंचमेश पे आ रही है, तो फिर भी आप कह दो कि आपको 100% जो है आपको संतान सुख होगा। अब जो है गुरु की दृष्टि कहां से आ सकती है, गुरु की दृष्टि या तो लगन, अगर गुरु यहां पे लगन पे हो, ठीक है, और गुरु यहां पे हो, यहां से आएगी 7वीं दृष्टि और यहां से आएगी 9वीं दृष्टि। अब देखो, अगर आपकी कुंडली पे या किसी की भी कुंडली पे जिसका आप विवेचन करना चाह रहे हैं, अगर लगन में गुरु है तो यहां से 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि से देखेगा तो आपको संतान सुख देगा ही देगा। यहां पे होगा तो सप्तम दृष्टि सभी ग्रहों के पास है, तो यहां से देखेगा तो सप्तम दृष्टि से देखेगा, संतान सुख देगा ही देगा। और अगर गुरु यहां पे होंगे तो यहां पे नवम दृष्टि से देखेगा और आपको जो है संतान सुख देगा ही देगा। इसके अलावा बात कर रहा हूं मैं कि अगर ये खराब आते हैं और ऐसी स्थिति गुरु की बन रही हो तो भी संतान सुख मिलेगा। इनमें से थोड़ा बहुत संकेत मिलना चाहिए। भाव भावेश कारक में कुछ ना कुछ अगर चीज ठीक मिल रही है थोड़ी बहुत, यानी 33% कहीं मिल रहे हैं और इस तरह की स्थिति है तो संतान होगी भी और उसका सुख भी मिलेगा। ठीक हो गया। अब मैं पहला पॉइंट जो है, अगर यदि राहु पंचम स्थान पे हो, राहु अगर यहां पे होगा और गुरु की दृष्टि इस तरह से नहीं है, समझने की बात है, आप प्लीज आप ध्यान से समझे। अगर तो गुरु इस तरह से प्लेस्ड है तो और यहां पे राहु है तो गुरु नहीं बिगाड़ने देगा, राहु को कुछ भी नहीं बिगाड़ने देगा, आपको सुख मिलेगा, संतान सुख मिलेगा, लेकिन थोड़ा बहुत कम हो सकता है लेकिन मिलेगा जरूर। राहु अपना प्रभाव भी दिखाएगा ना। लेकिन अगर राहु यहां पे है और गुरु इन स्थानों पे नहीं है, उसकी दृष्टि नहीं आ रही है, तो आपको संतान होने में बहुत नहीं होगी, मतलब अगर होगी तो उससे बिल्कुल भी जो है आपको जो है सुख नहीं होगा। आप देख लें, आप कुंडलियों पे आजमाएं, अभ्यास करें और आप पाएंगे कि ये बिल्कुल सही लागू हो रहा है। अगर पंचम भाव पे राहु है और गुरु की कहीं से भी दृष्टि, अगर तो गुरु की दृष्टि आ रही है फिर तो खत्म बात, फिर तो ठीक है, कम ज्यादा होता है और डिग्री मतलब गुरु कितना स्ट्रांग है, कितना कवर कर रहा है इसको राहु को, उस हिसाब से सुख में कमी कम ज्यादा हो सकती है, कमी या अधिकता हो सकती है, लेकिन मिलेगा जरूर। लेकिन गुरु इस तरह से प्लेस्ड नहीं है और यहाँ पे राहु है, तो पंचम भाव में राहु है तो संतान नहीं होगी, अगर होगी तो उसका सुख नहीं मिलेगा। क्योंकि राहु क्या करता है, राहु जो है मैंने बोला था ये जो है बुद्धि भ्रष्ट करता है, यानी संतान की बुद्धि को भ्रष्ट करेगा और क्या करेगा, फिर आपको नहीं सुख मिलेगा। आप हमेशा कहते फिरोगे कि ऐसी संतान नहीं होती तो हमें अच्छा था, नहीं होती तो अच्छा था, यानी होके भी वो प्रॉब्लमेटिक रहेगी। तो ऐसा आप अभ्यास करें और आपको लगेगा कि बिल्कुल पाएंगे आपकी ये रूल काम कर रहा है। अगर राहु यहाँ पंचम स्थान पे राहु हो और गुरु की उस पर शुभ दृष्टि ना हो, क्योंकि गुरु की दृष्टि में अमृत है, वो सारी चीजें कंट्रोल कर लेते हैं। तो इस तरह एक तो ये आप ध्यान रखें राहु वाला, और एक गुरु वाला हो गया। हाँ, अगर गुरु की दृष्टि पंचम भाव पे हो, अगर पंचमेश पे भी आ जाए
यहाँ मैं भूल मिस कर गया था कि पंचम भाव पे आई वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर पंचमेश पे भी कहीं आ रही है तब भी वो सुख देगा, फिर भी वो जो है बिल्कुल सुख देगा, जातक को संतान सुख देगा ही देगा। इसके बाद जो है हाँ, अब इसका एक और चेक करना है बात गुरु का। जैसे हमने राहु का तो हमने देख लिया कि वो जो है संतान सुख होके भी संतान सुख नहीं मिलेगी। जैसे आपने बहुत सारे देखा होगा, लोगों में बहुत सारी संतान होती है, लेकिन वो या तो कहीं फॉरेन में रह रही है या कहीं अलग रह रही है, माँ बाप अलग रह रहे हैं, वृद्धाश्रम में रह रहे हैं, कहीं रह रहे हैं, यानी संतान सुख उनको नहीं है। तो ये इस तरह की प्रॉब्लम रहती है। अब आप देखें, अगर गुरु, एक और अगला विशेष नियम, अगर गुरु के साथ शनि है या राहु है, देखो अब आप बात, और गुरु, क्योंकि गुरु क्या है, संतान का कारक ग्रह है, पंचम भाव का कारक है, नवम भाव का कारक है, संतान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर गुरु 6, 8, 12 में होंगे, गुरु अगर 6, 8, 12 में होंगे तो संतान सुख नहीं मिलेगा, होके भी संतान से हमें कुछ मतलब सेटिस्फेक्शन सी नहीं होती रहेगी, कुछ अनसेटिस्फाइड रहेंगे हम, होके भी, अगर 6, 8, 12 में होगा। और अगर गुरु के साथ राहु शनि होंगे युति में, या कोई दृष्टि संबंध बना रहे होंगे, मतलब शनि और राहु, तो ये संतान होने नहीं देता। और अगर होती भी है तो ज्यादातर देखा गया है, आप भी प्रैक्टिस करें, आप भी पाएंगे कन्या संतान ज्यादा रहती है, मतलब पुत्र संतान नहीं देता। वैसे संतान नहीं देता, जब भी गुरु के साथ शनि राहु रहेगा तो संतान होने में समस्या होती है, लेकिन अगर देता भी है तो कन्या संतान अधिकता रहती है। अब बस नियम यही है कि अगर आपकी ये पैरामीटर ठीक है, भाव भावेश कारक वाला, तब तो हो जाएगी। पर अगर ये खराब है, बिगड़े हुए हैं, और ऊपर से गुरु के साथ कारक जो ग्रह है संतान का, उसके साथ राहु जैसे या शनि जैसे ग्रह हैं, तो फिर संतान में समस्या होगी। आप बिल्कुल कह सकते हैं कि आपको उपाय करने होंगे। उपाय आप किसी जो विद्वान पंडित से दिखाएं और अपनी जन्म पत्रिका और उनसे उपाय जरूर करें, तभी संतान होगी, क्योंकि आपका जो कारक ही जो है बिगड़े हुए हैं। गुरु जो संतान के कारक हैं वही आपकी कुंडली में जो है खराब हुए हैं। 6, 8, 12 में नहीं होने चाहिए, और जो है आपके शनि राहु के साथ नहीं होने चाहिए गुरु। अब एक और चीज है जो आपने एक्सपीरियंस करनी है, मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बता रहा हूं कि ऐसा होता है। अब आप देखो कि पंचम भाव में अगर 4, 8, 12 राशियां आती है, 4, 8, 12, यह 4 है कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि, बृहस्पति की राशि, मंगल की राशि, एक बृहस्पति की है, एक मंगल की है, चंद्रमा की तो एक ही होती है, हमने पढ़ा था। चंद्रमा और सूर्य को एक एक राशियों का स्वामित्व प्राप्त है, 5 ग्रहों को 2 2 का है, राहु केतु को कोई राशि का जो स्वामित्व प्राप्त नहीं है। तो इसीलिए हम राहु केतु की जब चर्चा करते हैं तो हम इंडिपेंडेंटली नहीं करते। वो क्या करता है, राहु केतु सपोर्टिंग रोल करता है दूसरे ग्रहों को। जो है मान लीजिए शनि जो है दुख का कारक ग्रह है, तो दुखों को और बढ़ाएगा। राहु अगर कहीं उनका कॉम्बिनेशन बन गया और वो इतना अधिक दुखों तक ले जाएगा कि जितना हम सोच भी नहीं सकते। आपने देखा होगा कुछ लोगों के जीवन में बहुत अधिक दुख होता है, तो वो किस वजह से होता है, शनि तो है ही दुख का कारण, लेकिन जब तक उसको राहु केतु जैसे जो ग्रह सपोर्ट नहीं करते, तो यानी अलग से अपने से वो ज्यादा रोल प्ले नहीं करते। तो यहाँ पे क्या है, अगर पंचम स्थान पे 4, 8, 12 राशियां आती है तो इसके हिसाब से जो भी लगन बनेगा, तो आप देख लें, तो 4, 8, 12 अगर यहां पे आती है तो उस जातक की संतान अधिक होगी। आज के युग में तो चलो 2-3 संतानें ही कोई अधिक माना जाता है, एक समय था जब 12-12 संतान होती थी। तो ये उनके राशियां होगी तो अधिक संतान होगी। 4, 8, 12 अगर यहाँ पे होगी तो उस जातक के अधिक संतान होगी, एक तो होगी ही नहीं, मतलब एक से ज्यादा होगी। आज के अगर हम परिप्रेक्ष्य में देखें ऐसे तो 10-12 होती थी पहले, तो ये 4, 8, 12 तो यानी संतान होने की कोई समस्या ही नहीं है, बहुत होगी संतान उनकी। अब इसके अलावा शुक्र और शनि की राशि यहां पे आ जाए 2, 7,
10 11 और एक गुरु की है 9, 2 7, इन 2 7 का क्या मतलब है? 2 है वृष राशि शुक्र स्वामी, और एक तुला राशि शुक्र स्वामी, और 10 11 शनि की राशि है मकर और कुंभ, और एक बृहस्पति की है धनु राशि। ये राशियां अगर आपके पंचम भाव में है किसी भी जातक के, तो उनको संतान होगी, लेकिन क्या होगी? कम होगी, एक आधी होगी। ठीक हो गया? एक संतान, 2 संतान, इससे ज्यादा नहीं होगी। ऊपर वालों को 4 8 12 को अधिक संतान, यानी कि ये भी हम इसलिए हम यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं? इसलिए पढ़ रहे हैं कि अगर ऐसी जैसी राशियां भी आ रही तो उसको भी थोड़ा नोटिस रखना है कि संतान वाली राशि आपके है, तो यानी आपके काफी संतान का योग है, तो कुछ तो हो ही जाएगी। अगर ये चीजें भी खराब है तब हम इनको पढ़ रहे हैं कि इससे संतान, अगर ये भी यहाँ नेगेटिव आ रहा है कि संतान की राशि नहीं। अब देखो 1 3 5 6, एक देखो यहाँ पे सूर्य की है, मंगल की है, ये मंगल की है, ये सूर्य की है, और 2 बुध की है। बुध को हम वैसे भी नपुंसक ग्रह कहते हैं, है ना? तो ये 3 6 दोनों राशियां इसकी है। अगर ये यहाँ पे आ रही है तो ये संतान नहीं होती, मतलब अगर ये भी खराब है तब बिल्कुल नहीं होगी। तो हम यहाँ से हमें संकेत मिलता है कि अगर ये राशि यहाँ पे है तो हमें क्या लगता है कि भाव में राशि अच्छी नहीं है, ये संतान वाली राशि नहीं है। और फिर अगर भाव भावेश कारक भी खराब मिलते हैं तो फिर हम कह सकते हैं कि संतान नहीं होगी। ये होगी नहीं होगी के आंसर देने के लिए हमें एक स्पोर्टिंग जो है, एक ये भी हमारा पैरामीटर्स में आता है। इसके बाद आपको जो है इसमें संतान के जो पार्ट में और क्या इंपॉर्टेंट है कि आपको ऐसा क्वेश्चन आता है कि जैसे अगर यहाँ पे मंगल केतु का प्रभाव आ जाए, ठीक है, 5वें भाव में या इवन 9वें भाव में भी, क्योंकि ये भी इसकी संतान के लिए रिस्पॉन्सिबल है, 9th हाउस भावात भावम नियम के अनुसार। तो अगर यहाँ पे मंगल और केतु का, मान लो मंगल यहाँ पे है, कोई दृष्टि डाल रहा है या यहाँ पे आ रहा है, तो क्या होगा? मिसकैरेज जैसी समस्याएं रहेगी। तो ये हम पढ़ इसलिए रहे हैं कि अगर किसी को मिसकैरेज जैसी समस्या है तो मंगल का उपाय ऐसे ही पता चल जाएगा हमें कि मंगल आपका खराब है, केतु का प्रॉब्लम है। तो हम थोड़ी सी कुंडली देखेंगे, एकदम पता चल जाएगा हमें कि देखो आपके मंगल का प्रभाव है पंचम भाव में या 9वें भाव में। तो हम उसको दान से, या जो हम टेक्निक एक इसमें वीडियो बनाऊंगा एक अलग से आगे 2-4 वीडियो के बाद, कि जिसमें आप एकदम से आप मंगल का उपशांति या जो भी उसमें टेक्निक है हमारी उसमें करेंगे, तो आप मंगल का उपाय करेंगे तो आपको वो ठीक हो जाएगा, तो आपको मिसकैरेज वाली समस्या से आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो मंगल केतु कराते हैं मिसकैरेज, ठीक है। राहु पंचम और 9वें भाव में हो तो बच्चे से सुख नहीं रहता, वो तो हम पढ़ चुके कि जब भी राहु पंचम या 9वें भाव में होगा तो संतान से सुख नहीं देता। कंडीशन क्या है? गुरु की दृष्टि होनी चाहिए, फिर राहु नहीं कर पाता कुछ भी नहीं। अदरवाइज राहु पंचम या 9वें में होगा तो संतान से सुख नहीं के बराबर होगा। अब सूर्य पंचम भाव में, सूर्य अगर पंचम भाव में क्या करता है? सूर्य बच्चे करता है, देता है, लेकिन बच्चे पैदा होने में कठिनाई होती है। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि लेट बच्चे पैदा होते हैं, या कुछ होते तो है लेकिन कुछ प्रॉब्लमों के साथ होते हैं। तो वो क्या है? वो सूर्य का इफेक्ट है। तो आप देखें कहीं सूर्य का तो नहीं इफेक्ट आ रहा है 5-9 में। अगर 5 में, मतलब पहले तो आपने 5 में ही देखना, भावात भावम नियम में अगर आप ढंग से पढ़ेंगे तो हमने बोला है पहले मुख्य भाव को ही देखना है, यहां से कोई संकेत नहीं मिल रहा है तो आगे जाना है। तो यहां भी मैंने यही बात करी कि पहले पंचम भाव को देखो। पंचम भाव में अगर तीनों के तीनों चीजें हमारे ठीक बैठते हैं तो 9वें भाव में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन तीनों के तीनों चीजें खराब बैठती है तो 9वें भाव पे जाए। उसी तरह यहाँ पे भी सूर्य को देखें, अगर सूर्य यहाँ पे है तब तो बात ही खत्म होगी। हम बोलेंगे कि आपको संतान होने में आप सूर्य के उपाय करें, नहीं तो संतान होने में कठिनाई होगी। पहली संतान होने में तो होगी ही होगी, है ना। जैसे आजकल बहुत सारी चीजें सिजेरियन होते हैं, वो जो सारी चीजें हैं वो इस पे ही आती है। और अगर यहाँ पे नहीं है, फिर भी नहीं हो रही, तो फिर 9th हाउस पे देखिए, यहाँ तो नहीं कहीं सूर्य का इफेक्ट आ रहा है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़े आपके हिंट के लिए ये भी लिखे हैं कि ये भी इस तरह के क्वेश्चन भी आता है कि जी मिसकैरेज हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, सिजेरियन हो रहे हैं बच्चे। तो वो जो सारी चीजें हैं, हम यहाँ से किस तरह से हमने अप्लाई करना है ग्रहों को और हाउसेस को, तो डिसीजन लेने के लिए। क्योंकि एक 5th, हाँ जी, अब एक और इंपॉर्टेंट जो यहाँ शायद यहाँ लिखना मैं भूल गया,
कि वो जो लगन वाला है, लगन को मैंने राउंड किया है, पंचम भाव को किया है, नवम भाव को किया है। संतान के लिए ये 3 चीजें देखनी है हमने। सबसे पहले तो हमने पंचम भाव देखना है और लगन देखना है। मैंने बोला लगन देखना है, लगन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लगन अगर ठीक नहीं होगा तो ये सारी चीजें बहुत बाद की चीजें हैं। ये इनकी जरूरत पढ़नी नहीं पढ़नी कुछ कह नहीं सकते। अगर लगन ही आपका ठीक नहीं है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, स्वयं ठीक नहीं है, आप कुछ भी ठीक नहीं है, तो ये चीजें, विवाह, संतान का, कोई नौकरी की कोई वैल्यू नहीं रह जाती। तो आप पहले हमें ये चेक करना है कि आप स्वस्थ है। तो पंचम, फिर पंचम भाव, फिर नवम भाव, उसकी डीप स्टडी के लिए। अब एक और योग है कि अगर आपको इन योगों में कुछ परसेंटेज यानी कि एक भाव ठीक मिलता है, यानी एक पैरामीटर ठीक मिलता है, एक स्तंभ हमारा ठीक मिलता है, भाव ठीक मिलता है, या भावेश ठीक मिलता है, या कारक की स्थिति ठीक मिलती है, और 2 चीजों की खराब मिलती है, या ऊपर से फिर आपके लगन और पंचम का कोई संबंध बन रहा है। संबंध में जब मैं बात करता हूं तो वही युति संबंध, दृष्टि संबंध, स्थान परिवर्तन का, है ना, 4 तरह से हमारे संबंध बनते हैं। तो अगर पंचम भाव पंचमेश लगन में गया हो, या लग्नेश पंचम में आया हो, लग्नेश पंचम में स्थित हो, या पंचमेश लगन में स्थित हो, या दोनों में स्थान परिवर्तन हुआ हो, तो आप कह दो, बिल्कुल कह दो कि आपको, देखो 2-3 चीजें तो बिल्कुल ठीक है, कोई भी रूल लगाने की जरूरत नहीं है कि अगर लग्नेश और पंचमेश का स्थान परिवर्तन हुआ है तो कह दो, अभी कुछ और देखने की जरूरत भी नहीं है कि आपको संतान सुख होगा ही होगा, अगर आपको ऐसा दिख रहा है। उसी तरह अगर गुरु की प्लेसमेंट इस तरह से दिख रही है, लगन में दिख रहा है, उधर दिख रहा है, इधर दिख रहा है, शर्त वो है कि गुरु के साथ शनि राहु जैसा ग्रह ना हो, फिर वो उसको क्या करता है, दूषित कर देता है, और वो जो है उसकी पावर को जो है उसको कमजोर कर देता है। और उस वजह से फिर क्या होता है कि हमने ऐसे पढ़ा कि संतान होने में कठिनाई होती है, या कन्या संतान अधिक होती है। अदरवाइज गुरु अगर यहाँ पे है तो वो एकदम से कह दो कि आपको संतान होगी भी और संतान का सुख भी मिलेगा। तो इस तरह से हमने करना है। फिर जो है अभी तो सिर्फ हम ये पढ़ रहे हैं कि किस तरह से हमने समस्या को देखा। अब इसका निवारण क्या करना है। एक ज्योतिष को तो, जो आप एस्ट्रोलॉजर होगा, उसको तो समस्या तो पहले तो समस्या देखनी है, फिर उसका डायग्नोज भी तो करना है, उसको ठीक भी तो कर रहा है। अब मान लो आपको दिखा कि आपके गुरु तो ठीक है, प्लेस्ड है लगन में, लेकिन वहां पे शनि भी साथ है। तो हमने बोला था कि शनि राहु साथ हो तो कारक खराब हो गया संतान का। तो अब ठीक किसको करना है, शनि को ठीक करना पड़ेगा ना, शनि को शांत करना पड़ेगा ना। अब गुरु तो पहले ठीक है, वहां पे वो तो डालेगा दृष्टि यहाँ पे, लेकिन शनि आपके वहां पे है तो शनि को ठीक करना पड़ेगा। तो वो टेक्निक्स अभी हम सीखेंगे आगे आगे, जैसे जैसे हम आगे पार्ट थोड़ा हमारा कंप्लीट हो जाए, फिर हम टेक्निक सीखेंगे कि अगर ऐसी स्थिति आई तो फिर ठीक किसको करना है। मतलब हमने उपाय किसका पहले तो हम उपाय सीखेंगे कि उपाय होते क्या है, फिर उसके बाद हम सीखेंगे कि उसको ठीक कैसे करना है। क्योंकि ये देखना ही नहीं है, देखने के बाद इसकी समस्या का समाधान भी हमारे इसी में आता है कि इसको कैसे करना है, फिर ही हमारा कंप्लीट जो है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। तो आज हमने देखा कि संतान सुख, हमने देखा इसके गुरु और राहु शनि जैसे ग्रहों का बहुत अधिक प्रभाव होता है। जैसे गुरु 6-8-12 में नहीं होना चाहिए तो संतान सुख में अल्पता लाता है, और गुरु के साथ शनि राहु जैसे ग्रह हो फिर भी दिक्कत पैदा होती है। और अगर राहु पंचम भाव में या नवम भाव में, पहले पंचम ही देखना, पंचम भाव में हो या नवम भाव में हो तो संतान से ज्यादा सुख नहीं मिलता। शर्त वही है कि गुरु की अगर दृष्टि आ रही हो तो वो फिर कंट्रोल कर देता है सारी चीजों को। तो इस तरह से जो है हमने देखा कि किस तरह से हमने संतान से संबंधित प्रश्न को टैकल करना है और उसका डिसीजन लेना है। तो मुझे आशा है कि आपको आज का जो हमारा संतान सुख से संबंधित, या संतान होगी नहीं होगी, उसका सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस पे जो है आपको बिल्कुल आसानी से अब आप जो है अपनी कुंडली या किसी की कुंडली देख के जो है आप बिल्कुल निर्णय पे पहुंच सकेंगे कि किस तरह से हमने निर्णय लेना है कि होगी या नहीं होगी। तो मुझे आशा है कि आपको आज का ये हमारा जो ये वाला पार्ट अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसको प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास फ्लैश हो वीडियो, और जो है हम इसको जो है हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे और हम आपको अच्छे से अच्छा मटेरियल लाते रहें, जिससे आपको एक जगह एक ही पार्ट में जो है आपको उस विषय से संबंधित सारी जानकारी
मिलती रहें और आपको बहुत सारी किताबों को या जो है बहुत सारी चीजों को वो जो है देखने की जरूरत ना पड़े। थैंक यू, नमस्कार।